लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा था। डिफरेंशिएशन में आप लोगों को मैंने एक चेन रूल बताया था, ठीक है। चेन रूल में एक बार आप लोगों को फिर से बता रहा हूं। जैसे देखो बेटा, बेसिक मैंने कुछ फॉर्मूले आप लोगों को बताए कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n अगर पूछा जाए तो इसका डिफरेंशिएशन था n x की पावर n माइनस वन। आपको बताया साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, डायरेक्ट फॉर्मूला है। साइन x कभी भी लिखा हो तो डिफरेंशिएशन डायरेक्टली क्या होगा, cos x। d बाई डी एक्स ऑफ अगर cos x आपसे कहा जाए तो इसका डिफरेंशिएशन बेटा हमेशा क्या होगा, माइनस साइन x। d बाई डी एक्स ऑफ अगर लिखा हुआ है log x, log x का डिफरेंशिएशन होता है डायरेक्टली 1 बाई x। और अगर लिखा है e की पावर x यानी d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, सो दैट विल रिमेन अनचेंज्ड। e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x ही होता है। ये डायरेक्ट मैंने इतने फॉर्मूले आपको बताए थे। अब बात करते हैं कि चेन रूल क्या था। चेन रूल का मतलब यह है कि इस ओरिजिनल फॉर्मूला में अगर हमने कोई चेंज किया, मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x स्क्वायर। अब देखो, साइन x का डिफरेंशिएशन सिखाया cos x होता है, लेकिन हमने ओरिजिनल फार्मूला में चेंज कर दिया। चेंज क्या किया, x की जगह हमने क्या दे दिया, x स्क्वायर। तो पहला काम तो सिंपल डिफरेंशिएशन करो कि भाई साइन का होता है cos, तो साइन x स्क्वायर का हो जाएगा cos x स्क्वायर। सिंपल। ये करने के बाद जो चेंज हमने किया बेटा, उस चेंज को डिफरेंशिएट करके हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चेंज क्या था, x की जगह x स्क्वायर, तो उस x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करके क्या कर, मल्टीप्लाई। सिंपल। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई कर दो। x स्क्वायर का होता है बेटा 2x, तो ये बन जाएगा 2x cos x स्क्वायर। इज इट क्लियर? जैसे आपसे कहा जाए d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ साइन x। अब सोचना जरा, log ऑफ साइन x का डिफरेंशिएशन, तो भाई log x का डिफरेंशिएशन बोलो 1 बाई एक्स। तो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो क्या ये 1 बाई साइन x होना चाहिए, बोलो भाई। और चेंज हमने क्या किया, x की जगह क्या रखा है, साइन x। तो उस साइन x का डिफरेंशिएशन बोलो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो बोलो cos x हम और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, cot x। पक्की बात। आपसे कहा जाए d बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर cos x, e की पावर cos x, तो भाई e की पावर x का बोलो e की पावर x होता है, ठीक। तो e की पावर cos x का भी। अब बात आई कि चेंज क्या, चेंज ये है कि x की जगह क्या दे दिया, cos x। तो उस cos x का डिफरेंशिएशन बेटा उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आंसर आ गया माइनस साइन x इंटू ई की पावर cos x। कोई डाउट हो बताइए। दिस वॉज चेन रूल फॉर डिफरेंशिएशन, कि अगर ओरिजिनल फार्मूला में हमने कुछ भी चेंज किया है तो हम उस चेंज को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? और देखो, इसी का एक एप्लीकेशन मैं आपको और बता रहा हूं। अगर लिखा हुआ है मान लो d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, कहा जाए इसको डिफरेंशिएट करो। अब दो तरीके हैं। पहला कि हम पहले होल स्क्वायर सॉल्व कर लें, भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर है, उसको हम पहले सॉल्व कर लें और फिर डिफरेंशिएट करें। दूसरा तरीका यह है कि हम इस पूरे को ऐसा बिहेव कर लेंगे कि ये x स्क्वायर है। ये क्या है, इस पूरे की जगह अगर सोचो x होता तो इसका डिफरेंशिएशन हम क्या लिखते हैं, 2x। तो उस हिसाब से क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2x स्क्वायर प्लस 3। अब चेंज क्या हुआ, x की जगह क्या लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस 3, तो उसका डिफरेंशिएशन बोलो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतने में कोई डाउट हो तो बताओ इस चीज में, ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? ठीक। तो आप यहां पे इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3। इसको बेटा डिफरेंशिएट करोगे, देखो 2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 3 कांस्टेंट होता है उसका 0, तो ये 4x बन गया, मल्टीप्लाई होगा बोलो 8x
टाइम्स 2x स्क्वायर प्लस 3। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? तो मैटर ये है कि सर ये डिफरेंशिएशन जो हम लोगों ने इतना पढ़ा, इस डिफरेंशिएशन का आखिर और कहां पर यूज हो सकता है? तो बेटा डिफरेंशिएशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है मैक्सिमा एंड मिनिमा में। मतलब अगर कोई फंक्शन हमको गिवन हो जिसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, तो वहां पर डिफरेंशिएशन का यूज हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई? डिफरेंशिएशन का एक बोलो एप्लीकेशन था ग्राफ के स्लोप में। बोलो भाई, मैंने अभी भी आज भी स्टार्टिंग में आपको बताया, डिफरेंशिएशन की बात हम लोग वहीं करेंगे जहां तीन चीजें हो रही हो, या तो दो क्वांटिटी हो, दोनों वेरिएबल हो, या तो ग्राफ के स्लोप की बात हो, और तीसरा जब हम किसी काम को छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करें। तो यहां पर हमने डायरेक्टली ग्राफ बना दिया। ग्राफ बन गया मतलब स्लोप की बात हो रही है। ठीक? अगर हम ग्राफ के स्लोप की बात करें, जरा समझिएगा, स्लोप का मतलब होता है इस ग्राफ का इंक्लिनेशन फ्रॉम एक्स एक्सिस। स्लोप का हमेशा मतलब यही होता है, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब जरा ध्यान से सोचना, अगर मैं मैक्सिमम वाले पॉइंट को देखूं, इस वाले पॉइंट को अगर हम लोग देखें, तो क्या ये टेंजेंट है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। सिमिलरली अगर हम लोग यहां पर एक पॉइंट और देखें, ये नीचे वाले पे यहां पर, तो इसको भी जरा चेक करिएगा, क्या ये भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है? ठीक? ये एक्स एक्सिस के साथ बेटा कितना एंगल बनाएगा? अगर ये और ये पैरेलल है तो कितना बनाएगा भाई? एक्स एक्सिस ये, ठीक, उसके साथ ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। दो पैरेलल लाइंस कितना एंगल बनाती हैं? 0। अगर ये 0 एंगल बना रही है तो क्या इसका स्लोप भी 0 है? स्लोप का मतलब मैंने आपको बताया था, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन फ्रॉम एक्स एक्सिस, और वो इंक्लिनेशन यहां पर कितना है? 0। tan 0 की वैल्यू भी 0 होती है। तो किसी भी ग्राफ का अगर आपको स्लोप देखना है तो बेटा स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा। स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा, और वो थीटा यहां पर 0 है, इसलिए tan 0 अगर मैं रखूंगा तो tan 0 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है? 0। तो इस ग्राफ का स्लोप हमारा कितना निकल करके आया? 0। मतलब अगर मैं इस ए पॉइंट की बात करूं जहां पर फंक्शन मैक्सिमम है, या फिर मैं बी पॉइंट की बात करूं जहां पर फंक्शन मिनिमम है, दोनों ही जगह पर अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा, क्या वो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है? अगर वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका स्लोप कितना होगा? 0। स्लोप का लेना देना बेटा डिफरेंशिएशन से होता है। इसका मतलब dy बाई dx कितना है? 0। तो आपको कभी भी अगर मैं कोई एक फंक्शन दूं और मैं बोलूं बेटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ या इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितने के बराबर होगा? क्या ये बात समझ में आई? इसको बेटा बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। मतलब अगर आपको चेक करना है कि ये चीज मैक्सिमम है, अब वो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपकी ट्रेन छूट रही है, आपने दौड़ना शुरू किया तो ऑब्वियस है मैक्सिमम स्पीड से भागोगे। अगर आप मैक्सिमम स्पीड से भाग रहे हो तो वो स्पीड मैक्सिमम हो गई। अगर स्पीड मैक्सिमम है तो स्पीड का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0। हो सकता है मैं आपसे कहूं बेटा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, मैं आपसे कहूं बेटा मैक्सिमम प्रेशर बताओ, मैं आपसे कहूं बेटा मैक्सिमम फोर्स बताओ, या मिनिमम फोर्स बताओ, मिनिमम प्रेशर बताओ, मिनिमम वेलोसिटी बताओ। बात समझ में आई? कभी भी आपसे बोले मैक्सिमम बताओ या मिनिमम बताओ, तो उस जगह पर आपको क्या याद आना चाहिए कि सर अगर ये मैक्सिमम है, अगर ये मिनिमम है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम वाले पॉइंट पर टेंजेंट हमेशा पैरेलल होगा। बोलो, ऑलवेज पैरेलल होगा। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट है जो कि फिजिक्स में यूज होने वाला है। हालांकि इसमें एक सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट भी होता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा, तो y की कुछ आपको वैल्यूज मिलेंगी। देयर विल बी सम वैल्यूज ऑफ y। कुछ मान लो c1 एक वैल्यू आई, एक वैल्यू c2 आई, कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगी, जैसे 2, 3, 4। अभी मैं एक आध क्वेश्चन बता रहा हूं, सॉल्व करके कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगी। ये वैल्यूज कहलाती हैं क्रिटिकल वैल्यूज। ये क्या कहलाती हैं? क्रिटिकल वैल्यूज। क्रिटिकल का मतलब होता है इन वैल्यूज पर फंक्शन या तो मैक्सिमम है या तो मिनिमम है। क्योंकि देखो स्लोप तुमने 0 किया,
और स्लोप जीरो बोलो मैक्सिमम पर भी होता है और मिनिमम, दोनों पर स्लोप जीरो होता है। तो आपने सॉल्व करके पॉइंट निकाल लिया। अब हमें क्या पता कि कहां मैक्सिमम है कहां मिनिमम है? भाई जीरो तो दोनों जगह पर है ना, ठीक? तो दोनों पर जब आप जीरो रखकर सॉल्व करते हो तो जो y की वैल्यूज आती हैं उनको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल वैल्यूज। क्रिटिकल मतलब ये थोड़ी अलग टाइप की वैल्यूज हैं, जहां पर फंक्शन मैक्सिमम भी हो सकता है या मिनिमम भी हो सकता है, बट आई एम नॉट कंफर्म कि इसी पर मैक्सिमम है और इसी पर मिनिमम है। ये मैं कंफर्म नहीं हूं अभी। वो चीज को कंफर्म करने के लिए मैथ्स में आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे, जिसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट। तो आप इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे। देखो dy बाई डी एक्स हमने अभी निकाला था, जीरो किया था, उस dy बाई डी एक्स को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे ही आप डिफरेंशिएट करोगे, बोलो इसमें दो बार डिफरेंशिएशन हो गया, इसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव लिखने का तरीका होता है d2y अपॉन dx2। क्या तरीका है? d2y अपॉन dx2। कभी नीचे d2 नहीं लिखा जाता, नीचे वेरिएबल पे चढ़ेगा और ऊपर d पे चढ़ेगा। dx2 इस डिफरेंशिएशन। d3y अपॉन dx3, इसका मतलब तीन बार डिफरेंशिएशन किया गया। क्लियर? फिलहाल तीन बार आपसे नहीं कहा जाएगा, दो बार आप इसको डिफरेंशिएट करोगे और ये क्रिटिकल वैल्यूज इसमें उठा के रखोगे y की जगह पर। y की जगह मान लो हमने एक बार c1 रखा, c1 रखने पर अगर ये निगेटिव आ गया, अगर, तो उस c1 पर हमारा जो फंक्शन विल बी मैक्सिमम, और अगर ये ग्रेटर देन जीरो आ गया तो उस c1 पर, उस पॉइंट पर फंक्शन हमारा कैसा होगा? मिनिमम। देखो ऐसे मुझे पता है अभी ये 30% ही आपको समझ में आया होगा, 70% आपको नहीं आया होगा। इस पर हम लोग एक कोई क्वेश्चन लेते हैं, कोई एक इक्वेशन लेते हैं एंड देन वी ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है? तब देखते हैं कि ये आता है कि नहीं आता है। देखो एक जनरल में इक्वेशन लिख रहा हूं, एक जनरल पहले एक क्वेश्चन बना ले। -3x² / 2 + 2x + 3। देखो भाई, अगर जैसे एक रैंडम कोई क्वेश्चन हम लोग बनाए, ठीक, y बराबर समथिंग, एक इक्वेशन हमने ऐसे ही रैंडमली हमने लिख दिया, y बराबर x³ / 3 -3x² / 2 + 2x + 3। ये एक रैंडम इक्वेशन है, एक क्यूबिक इक्वेशन है, बोलो है ना, पावर में क्या चढ़ा हुआ है? 3। अब अगर हमसे कहा जाए कि सर इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू बता दो या इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू बता दो, ठीक, कैलकुलेट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, या ये बता दो सर कि कहां मैक्सिमम है और कहां पर मिनिमम है, दोनों में से कोई किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तरीका क्या होगा? अगर ये फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन कितने के बराबर होगा? इट मस्ट बी इक्वल टू 0। पहला रूल समझ में आया? डिफरेंशिएशन मस्ट बी 0। अब इसका डिफरेंशिएशन करो जरा। 1/3 बाहर करेंगे, बोलो x³ का डिफरेंशिएशन 3x²। 3/2 बाहर करेंगे, बोलो x² का, प्लस 2 को बाहर करेंगे और x का, और 3 का 0। डिफरेंशिएशन ये हो गया, दैट शुड बी इक्वल टू 0। जैसे ही आप 0 करोगे ये बनेगा x² - 3x + 2 = 0। चेक कर लो भाई, करेक्ट है?
अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने कहा था जब आप dy by dx बराबर 0 करोगे और उसको जब आप सॉल्व करोगे तो y की आपको कुछ वैल्यूज मिलेंगी, उन्हीं वैल्यूज को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वैल्यूज। तो आइए जरा सॉल्व करते हैं। यहां पर जैसे ही आप इसको वही फैक्टर करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये बनेगा x कॉमन कर लो बेटा, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन कर लो, x माइनस 2 बराबर 0। तो x माइनस 1 और x माइनस 2, x इज इक्वल टू 1 एंड 2। दीज आर टू डिफरेंट वैल्यूज जिनको हम लोग क्या बोलेंगे, दीज आर क्रिटिकल वैल्यूज। अब यार देखो, मुझे ये तो पता चल गया कि सर x बराबर 1 पर फंक्शन मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम हो सकता है, x बराबर 2 पर भी मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम हो सकता है, लेकिन अभी तक हम लोग कंफर्म नहीं है कि 1 पर मैक्सिमम है या 2 पर मैक्सिमम है। बोलो यार, स्लोप 0 तो इस पर भी है, इस पर भी है, वही तो हम लोगों ने किया, डिफरेंशिएशन को 0 किया, सिंप्लीफाई किया, दो वैल्यूज आ गई। ये दोनों क्रिटिकल वैल्यूज हैं, इस पर हमको ये तो पता है कि मैक्सिमम मिनिमम है, लेकिन दोनों में से कहां मैक्सिमम है कहां मिनिमम है हमको नहीं पता। बात समझ भाई, ये वो वाली बात है कि मान लो यहाँ पे 20, 50, 100 बच्चे बैठे हैं और यहां पर बोला जाए कि भाई वो कौन सा बच्चा है जो, मान लो कोई एक चीज चोरी हो गई तो किसी एक ने ही तो चुराया होगा, अब वो कौन सा स्टूडेंट है जिसने चोरी किया। अब हमने सब में से देख करके 2 बच्चे तो छांट दिए, या तो ये होगा या तो ये होगा, लेकिन अभी भी मैं कंफर्म नहीं हूं कि एग्जैक्टली कौन है। उसके लिए हमें तलाशी लेनी पड़ेगी दोनों की, जब तलाशी लेंगे तब जाकर के पता चलेगा यार इसके पास है तो मतलब यही इसी ने लिया था। तो वही वाला काम हम यहां आगे करने चल रहे हैं, और वो तलाशी आप कैसे लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करके। मतलब आप इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, और बेटा फिर से अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो जरा देखो क्या आएगा। जब एक बार डिफरेंशिएट किया था, बोलो ये आया था, सिंप्लीफाई करने पे ये आया था, करेक्ट। इसी को फिर से डिफरेंशिएट करना है इसको, तो देखो क्या बनेगा, दिस विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। एक्स स्क्वायर का बेटा डिफरेंशिएशन, और 3 बाहर हो गया, x का 1, 2 का 0, दैट इज इक्वल टू 0। तो बोलो x की वैल्यू कितनी आई, जस्ट अ मिनट, 0 नहीं करना था भैया, 0 नहीं करना था, सिर्फ इसको क्या करना था, डिफरेंशिएट करना था। ठीक, डिफरेंशिएट किया हमने, डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर लिया, 2x माइनस 3 आ गया। अब आप x की वैल्यू 1 रखो, आप निकालो, एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 अगर निकालेंगे तो बेटा ये सेकेंड डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 रखो यहां पे, क्या ये -1 आया, मतलब अब मैं कंफर्म हूं, क्या कंफर्म है हम, कि x बराबर 1 पर फंक्शन का क्या है, मैक्सिमा है। अगला करो जरा, आपने अब रखा एट x इज इक्वल टू 2, दूसरी क्रिटिकल वैल्यू भी रखो। जैसे ही आप रखोगे जरा बताओ मुझे, d2y बाई dx2 कितना आएगा, दैट विल बी +1। और अगर ये पॉजिटिव आया मतलब इस पॉइंट पर फंक्शन का क्या है, मिनिमा। अब जाकर हम कंफर्म हुए कि किस पर मैक्सिमा है और किस पर मिनिमा है। तो मैं तरीका फिर से बता रहा हूं, अगर हमसे कभी भी कहा जाए ये एक फंक्शन है, क्वेश्चन बोला गया फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y की मैक्सिमम वैल्यू बताइए, ठीक, और ये फंक्शन दे दिया गया। ये फंक्शन देखो बेटा ऐसा फंक्शन है कि x की अलग अलग वैल्यू अगर हम डालते जाएं तो बोलो भाई y की अलग अलग वैल्यू मिलती जाएगी। अगर मैं x की जगह 0 रख दूं तो y 3 मिलेगा, x की जगह 1 रख दूंगा आएगी, 2 रखेंगे कुछ अलग आएगा, 3 रखेंगे आगे। ये बताओ जरा मैक्सिमम कब है और कितना है, तो उसके लिए तरीका है मैक्सिमा मिनिमा। पहला डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि अगर मैक्सिमम मिनिमम है तो dy बाई dx क्या होगा, 0। तो पहले इसको बेटा डिफरेंशिएट करके 0 करो। जैसे ही 0 करेंगे बोलो कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। वो क्रिटिकल पॉइंट सिंगल भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, क्लियर। अगर यही इक्वेशन क्यूबिक की जगह क्वाड्रेटिक होती तब कितनी वैल्यूज मिलती, एक कम मिलेगी। जब 3 था तो कितनी वैल्यूज मिली,
जब वहां 4 होता तब कितनी वैल्यूज मिलती? 3। बात समझ में आ रही? तो एक बार आप उसको डिफरेंशिएट करोगे, करके आपने क्रिटिकल वैल्यूज निकाला। क्रिटिकल मतलब यहां पर मैक्सिमम या मिनिमम है, लेकिन हम कंफर्म नहीं है कि एग्जैक्टली यही मैक्सिमम है या एग्जैक्टली यहीं पर मिनिमम, कंफर्म नहीं है। कंफर्म कैसे होगा? जब आप डबल डेरिवेटिव करोगे। डबल डेरिवेटिव मतलब एक बार डिफरेंशिएट किया, ये आया, इसको फिर से करो, फिर से करोगे, बोलो 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 आया। अब ये क्रिटिकल वैल्यूज को रख दो। जैसे ही इसमें x की जगह आप 1 रखोगे, x की जगह आप 2 रखोगे, एक बार -1 आएगा, एक बार +1 आएगा। -1 निगेटिव आने का मतलब मैक्सिमा, और पॉजिटिव आने का मतलब मिनिमा। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है? अब जैसे अभी मैं आप लोगों को आगे मोशन वाले चैप्टर में मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा। उस क्वेश्चन में कहा गया वेलोसिटी बराबर 3 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी। मतलब मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व किया और सॉल्व होकर के कुछ ऐसा आ गया, वेलोसिटी बराबर 3 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी। मतलब टाइम चेंज हो रहा है बेटा, तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। क्वेश्चन में यह था कि वो पर्सन अपनी मैक्सिमम स्पीड से दौड़ रहा है, उसकी ट्रेन छूट रही है तो मैक्सिमम स्पीड से दौड़ रहा है। अब अगर मैक्सिमम स्पीड से दौड़ रहा है तो बोलो फिजिक्स में क्वेश्चन पढ़ के ही हमें पता चल जाएगा कि हमें मैक्सिमम निकालना है या मिनिमम निकालना है। भाई अगर तुम्हारी ट्रेन छूट रही तो मिनिमम से दौड़ के क्या करोगे तुम? उस समय आप कैसे दौड़ोगे? ऑब्वियस है। देखो फिजिक्स में मोर देन 98% केसेस में हमें पता होगा कि हमें मैक्सिमम निकालना है या मिनिमम निकालना है। तो वहां तुमको ना वो सेकंड डेरिवेटिव वाला काम फिजिक्स में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत एक्सट्रीमली रेयर केस में ही फिजिक्स में आपसे कभी उसकी बात की जाएगी, लेकिन क्योंकि मैक्सिमम में बता रहे थे तो हमने बता दिया आपको पूरा। बात समझ में आई? फिजिक्स में केवल जरूरत किसकी पड़ेगी? ये इसी को बस 0 कर देना, इतने से ही फिजिक्स में काम चल जाएगा, क्योंकि हमें पता होएगा कि हमको मैक्सिमम निकालना है कि मिनिमम। अब आप लोगों को मैंने डिफरेंशिएशन का डिवीजन रूल भी बताया होगा, बताया कि नहीं बताया? डिवीजन रूल ये कहता है, देखो अगर ये वेलोसिटी मैक्सिमम है फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, बताओ भाई, अगर मैक्सिमम वेलोसिटी है तो बेटा क्या इसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर होना चाहिए? सो इट शुड बी dv by dt शुड बी 0। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर मैक्सिमम वेलोसिटी से दौड़ रहा है वो पर्सन तो उसकी वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। तो हमने d by dt ऑफ 3 प्लस टी स्क्वायर बाई टी दैट शुड बी इक्वल टू 0। अब यहां पर देखो डिफरेंशिएशन का डिवीजन रूल लग जाएगा। डिवीजन रूल में मैंने आपको सिखाया था कि अगर फंक्शन है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप का, तो तरीका क्या है? पहले डिनोमिनेटर को बाहर रखो, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 3 का डिफरेंशिएशन बोलो 0, और टी स्क्वायर का 2t माइनस इस बार न्यूमरेटर बाहर करो जरा, न्यूमरेटर कितना है? 3 प्लस टी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर का बेटा डिफरेंशिएशन करो डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा? टी स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू 0। देखो ये टी स्क्वायर 0 में चला जाएगा, खत्म। ठीक, क्या बचा? 2t स्क्वायर माइनस 3 माइनस टी स्क्वायर बराबर 0। सही है? 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर मतलब t स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। तो t बराबर कितना आएगा? √3 सेकेंड्स। देख लो भाई कहीं कुछ छूटा तो नहीं है। इसको बाहर किया, इसका हुआ 2t माइनस इसको बाहर किया, इसका 1। करेक्ट है? ये बन गया हमारा 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। हाँ करेक्ट है। टाइम की वैल्यू कितनी आ गई? √3 सेकेंड। अब बोलो एक ही वैल्यू आई और हमें पता कि स्पीड कितनी है? मैक्सिमम का मतलब बस यही t की वैल्यू उठाकर यहां रख दें तो जरा चेक करो मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी। तो v मैक्स की वैल्यू यहां कितनी निकल आएगी? 3 प्लस 3 अपॉन √3। तो ये वैल्यू कितनी आई? 6 बाई √3। और अगर आप इसको अपने हिसाब से आप रेशनलाइज कर लोगे तो 2√3 मीटर पर सेकेंड। क्या इसका एप्लीकेशन फिजिक्स में समझ में आया? तो डिफरेंशिएशन अब कितनी जगह पर यूज करोगे? 4। कहां कहां पर? ग्राफ के स्लोप में, किसी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में करना हो, जब दो क्वांटिटी हो दोनों वेरिएबल हो, और चौथा
जब किसी भी चीज का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछ दिया जाएगा तब। क्लियर? इवन एक यूज और होता है, कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इस बात को भी हम डिफरेंशिएशन से पता लगा पाते हैं। लेकिन जाने दो, वो मैथ्स की पहले आपको पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे, फिजिक्स में उसकी जरूरत नहीं पड़ती है कभी भी। क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट? ठीक है, अब इसके आगे की बात करते हैं। इसके जस्ट अपोजिट प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो उस प्रोसेस का बेटा नाम है इंटीग्रेशन। जब भी किसी भी ग्राफ के एरिया की बात करनी हो, एरिया अंडर ग्राफ, ग्राफ के नीचे का एरिया निकालना हो, तब आप इंटीग्रेशन की बात करेंगे। जब भी दो क्वांटिटीज हो, टू वेरिएबल क्वांटिटीज हो, जैसा डिफरेंशिएशन में आपको मैंने बोला कई बार कि अगर दो वेरिएबल क्वांटिटीज हमारे पास है तो भी हम लोग किसकी बात करेंगे? डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तीसरा, अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट के स्मॉल पार्ट्स कर रखे हैं तो स्मॉल पार्ट्स को जोड़ जोड़कर पूरा बड़ा ऑब्जेक्ट अगर आपको उसके बारे में बात करनी है तो हम बात किसकी करेंगे? इंटीग्रेशन की। ठीक, बाकी मैक्सिमम मिनिमम में तो डिफरेंशिएशन का ही काम है, इंटीग्रेशन का वहां कोई काम नहीं है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया? देखो, ग्राफ से दो ही चीज निकाल सकते थे, स्लोप और एरिया। स्लोप का लेना देना डिफरेंशिएशन से, तो एरिया का लेना देना इंटीग्रेशन से। दूसरा काम हो गया कि दो वेरिएबल क्वांटिटीज है, भाई दो क्वांटिटी हो, वेरिएबल हो, तो डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट दोनों कर सकते हैं हम उसको। और तीसरा काम हो गया कि जब भी कोई स्मॉल पार्ट्स में आपने क्वांटिटी को डिवाइड कर रखा है, किसी चीज को डिवाइड कर रखा है, तो उसको जोड़ जोड़ कर हम जब पूरी बड़ी बॉडी तैयार करेंगे तो वहां इंटीग्रेशन की जरूरत हमें पड़ेगी। क्लियर है? ठीक, जैसे अगर आपसे कहा जाए कोई एक यही पेन है, मान लो इस पेन को तोड़ दिया जाए, तो पेन को तोड़ना क्या है? डिफरेंशिएशन। लेकिन टूटे हुए दो पार्ट्स को जोड़ना क्या है? इंटीग्रेशन। तो ऑब्वियस है बाय नेचर भी थोड़ा सा जोड़ना कठिन है, तोड़ने को तो पटक तो टूट जाएगा, लेकिन जोड़ने वाला जो काम है वो हमेशा कठिन होता है। तो इंटीग्रेशन बाय नेचर थोड़ा सा टफ होता है। फिलहाल एरिया अंडर द ग्राफ की बात करते हैं कि सर आपने ऐसा क्यों बोला कि अगर हमें एरिया निकालना है तो हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे। देखो जरा ध्यान से, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मान लो कोई ग्राफ ऐसा है। अब ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व्ड है, इस तरीके का एक कर्व्ड ग्राफ है, और हमसे कहा जाए कि भाई इसके नीचे का एरिया बताओ। यहां से लेकर मान लो बोल दिया जाए यहां तक का आप इसके नीचे का एरिया बताओ। अब बेटा इसके नीचे का एरिया निकालने का क्या तरीका है? ना ट्रायंगल है, ना ये रेक्टेंगल है, ना ये ट्रेपेजियम है, ना ये सर्कल है, ना ये पैरेललोग्राम है। इसका कोई डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूला हमको नहीं पता है। तो ऐसे में आप इसमें क्या करेंगे? अगर हम एक बार में नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे? इसके छोटे छोटे पार्ट्स करेंगे। तो आपने एक छोटा सा पार्ट, एक छोटी सी स्ट्रिप ले लिया जिसकी ये चौड़ाई बोलो बहुत कम है, तो उसको मैंने लिखा dx। ठीक, ये लंबाई इसकी कुछ ठीक ठाक है तो उसको मैंने लिखा y। बोलो इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा? कितना होगा? क्या ये स्ट्रिप, सोचना, ध्यान से सोचना, अगर ये थिकनेस बहुत छोटी हो तो क्या ये स्ट्रिप हमेशा एक रेक्टेंगल जैसी होगी? क्या ये देखने में अभी भी रेक्टेंगल जैसा लग रहा है? आपको बस ये लग रहा होगा सर ये थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन अगर ये बहुत छोटा है, जरा सा है, तो फिर वो बचा ही कहां? बोलो भाई, दैट मींस वो क्या है? हमेशा एक रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का बेटा एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, सो y इंटू dx। अब इसी को मैं क्या करूंगा? दोनों तरफ जोड़ूंगा। इंटीग्रेशन का मतलब ये हुआ कि जिस तरह का ये एरिया है, सेम इसी तरीके की स्ट्रिप बगल में मानो, सेम ऐसी उसके बगल में, सेम ऐसी उसके बगल में, सेम ऐसी उसके बगल में, ऐसे इधर की तरफ। अगर सोचो मैं इसी तरीके की कई स्ट्रिप्स अगल बगल माने और सबका एरिया निकालते जाएं और बाद में सारे एरियाज को जोड़ दें, तो क्या इसके नीचे का पूरा एरिया आ जाएगा? वही कॉन्सेप्ट हमने यूज किया। जोड़ने वाला काम जब आप नॉर्मली ऐसे सिंपल जोड़ते हो तो उसको लिखते हैं सिग्मा, समेशन। और जब कंटिन्यूअस कोई ऑब्जेक्ट होता है और उसको जोड़ना है तो वहां पर क्या लिखते हैं? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का इनडायरेक्टली मतलब यही होता है जोड़ना। क्लियर है?
तो यहां पर इंटीग्रेशन डीए, अभी मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, इंटीग्रेशन डीए होता है टोटल एरिया ए, और वो बन जाएगा इंटीग्रेशन वाई डीएक्स। तो आप खुद समझ जाओ एरिया का लेना देना किससे है, इंटीग्रेशन से। क्लियर है? इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है एरिया अंडर द ग्राफ। क्लियर? अब जैसे x की पावर n का मैंने आपको डिफरेंशिएशन बताया था, सेम ऐसे ही मैं आपको x की पावर n का इंटीग्रेशन बता रहा हूं, और वो इंटीग्रेशन है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। सिंपल अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स, बताओ बेटा क्या आएगा? इसका इंटीग्रेशन बोलो। हाँ भाई, एक्स क्यूब अपॉन, सही है। मैं आपसे कहूं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 7 डीएक्स बोलो, एक्स की पावर 3/2 डीएक्स बोलो, वेरी गुड, अपॉन, यहां तो अच्छी बात है, यहां सोचना भी नहीं है, जो ऊपर है वही नीचे है। ठीक? आपसे कहा जाए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स, इस बार पावर में क्या है भाई, यहां कुछ नहीं दिख रहा, मतलब पावर में क्या है 1, तो 1 रखो बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन। क्लियर है? आपसे कहा जाए इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, मतलब एक्स वाला टर्म ही नहीं है, नहीं है मतलब 1 है, और 1 का मतलब एक्स की पावर 0 है, तो यहां 0 रखो बेटा, एक्स की पावर 0 प्लस 1 मतलब एक्स, अपॉन 0 प्लस 1 मतलब 1, एक्स अपॉन 1 मतलब एक्स। क्या ये बात समझ में आई? रख दो यहां 0, सिंपल, ये सब एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहां से रटने वाली बात क्या आ गई भैया, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, और बेटा डीएक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ द डीएक्स विल बी एक्स। कोई डाउट इसमें हो तो बताइए भाई। क्लियर? तो अगर dx का इंटीग्रेशन बेटा x है, तो dt का क्या होगा, t, t भाई dx का x है तो dt का t, dA का, क्या इसी वजह से मैंने इसके पीछे वाली स्लाइड में इंटीग्रेशन dA को a लिखा था? मैंने कहा था अभी फॉर्मूला बताएंगे, आ जाएगा। क्लियर है? दैट मींस एरिया का लेना देना किससे है, इंटीग्रेशन से है। जब कोई एरिया हमें डायरेक्टली नहीं पता होता है तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, और जो एरिया आपको पता भी है, जैसे ट्रायंगल का बेस इंटू हाइट, कहां से आया, लेकिन आपको कभी डायरेक्ट फार्मूला मतलब डेरिवेशन आपको कभी नहीं बताया गया। बचपन से याद कर लो, सीधे आपको बताया गया होगा कि भैया ट्रायंगल का अगर आप निकाल रहे हो तो ट्रायंगल का क्या होता है, एरिया हाफ बेस इनटू हाइट। सर्किल का एरिया आप निकाल रहे हो, सीधे बताया गया होगा पाई आर स्क्वायर। पैरेललोग्राम का सीधे बताया गया होगा, जितने तुमने अभी तक एरिया पढ़े हैं। स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, कहां से आया, इंटीग्रेशन से। बात समझ में आई? लेकिन क्योंकि उस समय आप छोटे थे, अब उस समय ये सब पढ़ा दिया जाता तो आप भाग जाते छोड़ के क्लास, इसलिए उस समय आपको डायरेक्ट याद करा दिया गया। अभी याद कर लो, जब बड़े होगे तब समझना। बात समझ में आई? ये उसका काम है। फिलहाल बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, ये फार्मूला बोलो समझ में आया? ठीक है। देखो इंटीग्रेशन में और भी बहुत सारी कलाकारियां होती हैं, बट हम लोग को बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं, कुछ छोटे छोटे फार्मूले मैं आपको बता रहा हूं, वो फार्मूले केवल आप 2-4 समझ लीजिए। ठीक, बहुत ज्यादा हमें नहीं चाहिए फिजिक्स में। साइन एक्स का इंटीग्रेशन बेटा होता है माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। 1/x का अगर कभी इंटीग्रेशन करने को आ जाए तो log x। भाई log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, दैट विल बी e की पावर x, कोई चेंज नहीं होता। 5 फार्मूले मैंने वहां भी बताए, वही 5 फार्मूले मैंने आपको यहां भी बताए। क्लियर है? केवल ये 5 जान लीजिएगा, इससे ज्यादा हमको यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। अब
एक चीज की बात हम लोग बस केवल यहां पर और करने वाले हैं, वो है इंटीग्रेशन के टाइप्स। इंटीग्रेशन जो होता है बेटा वो दो तरीके का हो सकता है। सबसे पहला है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। द फर्स्ट वन इज indefinite integration and other one is definite integration. Indefinite integration का मतलब ये है, देखो इंटीग्रेशन का मतलब तो सिंपल एरिया अंडर द ग्राफ है ना। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि आपको ये नहीं पता कि एरिया कहां से कहां तक निकालना है। एरिया निकालना है, बस इतना पता है कि सर इंटीग्रेट करना है, लेकिन कितना करना ये नहीं पता। जैसे आपसे बोला गया भैया एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ, तो बोलो एक्स स्क्वायर का बेटा क्या होता है? नहीं भाई, इंटीग्रेशन की बात हो रही है। एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, ठीक। ये जो आपने इंटीग्रेट किया, इस इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, जरा उस मतलब को समझिएगा। क्या आप लोग y बराबर एक्स स्क्वायर ग्राफ समझते हैं कि y बराबर एक्स स्क्वायर क्या है? देखो मैं बता रहा हूं, अगर x बराबर बेटा 0 ले ले तो क्या y भी 0 होगा? तो पहला पॉइंट अगर मैं ग्राफ पर प्लॉट करूंगा, भाई ये x है और ये y है, बोलो पहला पॉइंट ये मिलेगा 0,0। अगर मैं x की जगह 1 ले लूं तो क्या y भी 1 मिलेगा? तो अगला पॉइंट कहां मिला? 1,1। अगर हम x की जगह 2 ले लें तो क्या y की वैल्यू 4 आएगी? तो यहां पर 2 और यहां कहीं पर, सही है, 2,4। ऐसे ही बेटा अगर x की जगह पर 3 ले ले तो y कितना आएगा? देखो एक बात तो तुम्हें समझ में आ रही होगी, यहां पे 3 तो बोलो यहां कहीं पे 9। एक बात तो तुम्हें समझ में आ रही होगी, सर ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है। बोलो यार, दिस विल बी अ कर्व। सो जब आप इसको ऐसे स्मूथली जब आप मिलाओगे तो दिस कर्व इज लाइक दिस, मतलब पूरा ग्राफ में बना दो तो ये ऐसा यू शेप का ग्राफ बनेगा। निगेटिव में भी तो होगी वैल्यूज भाई, निगेटिव में जब डालोगे -1 तो भी बनाएगा, तो सेम वैल्यू एक यहां मिलेगी हमें। तो ये ग्राफ एकदम स्मूथली ऐसा होगा, यू शेप का। क्लियर? इस तरीके का ग्राफ है। और यहां पर जरा सोचो, हमने आपसे सिंपली बोला कि बेटा इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएक्स ने बोला था आपसे। बोलो भाई, तुमने इसकी सीधे सीधे वैल्यू भी बोली एक्स क्यूब बाई 3। उस समय क्या आपने ये सब सोचा? नहीं सोचा। लेकिन अब इसका जरा लॉजिक समझो क्या था। लॉजिक था कि सर इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है एरिया अंडर द ग्राफ। तो इस ग्राफ के नीचे का एरिया, क्या ये इंटीग्रेट करते टाइम तुमको पता था तो कि तुम एरिया कहां से कहां तक निकाल रहे हो? यहां पर भी बोलो हम लोगों ने केवल कितने पॉइंट तक लिया? 3 तक, कि जब 3 होगा तो ये 9 होगा, और जब 4 होगा तब 16, और जब 5 होगा तब 25, और जब इनफाइनाइट होगा तब। मतलब क्या ये ग्राफ बहुत बड़ा ग्राफ है? तो हमें क्या पता एरिया हमें कहां से कहां तक निकालना है? बोलो यार, हमको तो बोला कि इंटीग्रेट करो, हमने कर दिया इंटीग्रेट। वैल्यू कितनी आई? एक्स क्यूब बाई 3। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये हुआ कि यार यहां तक का समझ में आया, इतना एरिया हमने निकाला, इसके आगे हमने सोचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने ग्राफ, मान लो कोई बच्चा कहता कि नहीं सर हम यहीं तक देखेंगे, हम समझ गए सर, वो इसके आगे बढ़ेगा ही नहीं, उसने ये वाला पॉइंट ही नहीं देगा, उसने ग्राफ बनाया यहीं तक। तो भी तो सही है, गलत तो है नहीं भाई। उस बच्चे ने भी, जिसने केवल इतना ही ग्राफ बनाया, तो क्या वो गलत है? ये भी तो सही है। कोई स्ट्रेट लाइन है, अब स्ट्रेट लाइन कोई इतना बनाएगा और कोई बच्चा उसके आगे खूब बड़ी सी बना देगा, क्या फर्क पड़ना है? लेकिन एरिया अंडर द ग्राफ तो चेंज हो रहा है। क्लियर? तो जब भी कभी आप ऐसे लिखते हो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, तो आपको ये तो पता है एरिया निकालना है, लेकिन कहां से कहां तक निकालना है ये आपको पता। तो आप इसको सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद प्लस सी लिख दोगे। सी क्या है? सी एक कांस्टेंट है। सी क्या है? सी एक कांस्टेंट है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इनडायरेक्टली समझ लो ये है कि जितना एरिया हम निकाल पाए निकाल दिया, बचा कुचा सब एरिया किसमें गया? काम खत्म। सी की वैल्यू नहीं चाहिए हमें। आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद सीधे सीधे क्या लिखेंगे? प्लस सी। साइन एक्स का इंटीग्रेशन किया,
प्लस सी, कॉस एक्स का किया प्लस सी प्लस सी प्लस सी। कुछ बात समझ में आई? सिंपल। अगर कोई लिमिट नहीं गिवन है, नहीं पता कहां से कहां तक करना है, तो पहले सॉल्व कर देंगे फॉर्मूला लगा के, फिर क्या लिख देंगे। वो सी का मतलब समझ में आया? इसलिए इतनी कहानी बताई ग्राफ बना करके कि एरिया बेटा कहां से कहां तक है ये हमको पता, तो जहां तक हमने ग्राफ बनाया वहां तक का एरिया निकाला, उसके आगे पीछे का सब सी में गया। ठीक। अब बात आई कि नहीं, अगर मैं दे दूं वैल्यू तो 0 से लेके 2 हमने लिख दिया। अब यहां पर समझो ये इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में भाई? एक्स के। तो इस 0 को बोलते हैं बेटा लोअर लिमिट ऑफ एक्स। जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है ना, उसी की लिमिट्स रखते हैं, ये बात ध्यान रखना। 0 का मतलब लोअर लिमिट ऑफ एक्स, मतलब लोअर वैल्यू ऑफ एक्स, और 2 का मतलब क्या हो गया? अपर लिमिट ऑफ एक्स। ये एक्स की अपर लिमिट है और ये एक्स की लोअर लिमिट है, और जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो बोलो वैल्यू फिर से वही आनी है, एक्स क्यूब बाई 3। लेकिन इस बार हमको पता है कि हमें कहां से कहां तक एरिया निकालना है। इस बार बोलो कंफर्म है कि एरिया सर 0 से लेकर खाली यहीं तक सर चाहिए था। जब एरिया यहां से यहां तक कंफर्म बता दिया तो बोलो अब हर बच्चा इतना ही निकालेगा, वो आगे नहीं जाएगा, ना उसको जाने की जरूरत है, और वो कम भी नहीं बनाएगा। अगर कम बनाएगा तो फिर गलत है। बोलो यार, जब बोल दिया कि 0 से 2 ही निकालना है तो अब मामला कंफर्म है, अब एरिया फिक्स है। अब जो वैल्यू आएगी वो सीधे सीधे आएगी सर, 2.3 मीटर स्क्वायर, 1.9 मीटर, कुछ तो आएगा वैल्यू। बोलो यार, अब वेरिएबल जैसा आंसर नहीं आएगा। तो तरीका क्या हुआ? 1/3 को करेंगे बाहर, कांस्टेंट है, अंदर क्या बचा? x का क्यूब, और लिमिट्स क्या है? 0 से। तरीका सॉल्व करने का क्या है? एक बार x की जगह रखो अपर लिमिट, तो क्या बनेगा? 2 का क्यूब, माइनस लोअर लिमिट, तो क्या बनेगा? अपर लिमिट माइनस, तो ये बन गया बेटा 8/3 यूनिट स्क्वायर। नहीं भी लिखते हो यूनिट स्क्वायर चलेगा। कुछ बात समझ में आई? ठीक। मतलब क्या हुआ कि इस बार ये जो एरिया आ रहा है, ये एरिया हमको मिल गया। ये कितना है? 8/3। अगर ग्राफ की वैल्यू है y बराबर एक्स स्क्वायर, तो इसके नीचे का 0 से 2 तक का एरिया कितना होगा? सही है। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, साइन एक्स, y बराबर साइन एक्स, क्या आप लोगों ने मैथ्स में इसका ग्राफ कभी पढ़ा है? अभी तक नहीं पढ़ा है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूं। ऐसा होता है, जैसे वेव होती है, साइन वेव, तो इस तरीके का ये ग्राफ होता है, ये लगातार ऐसे बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक। मैं आपसे कहूं, देखो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 बोलो 1 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, तो ये वैल्यू पाई है। मैंने आपसे बोला बेटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स बताइए 0 से पाई तक। इसका मतलब क्या हुआ? अब तुमको तो मान लो ये सब नहीं पता, तो तुम सोचोगे भी नहीं, तुम तो सिंपल सॉल्व करोगे, वैल्यू रखोगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर? लेकिन उसका मतलब ये है कि अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो 0 से लेकर पाई तक का बोलो एरिया ये बन रहा है। अब ये सेमी सर्किल नहीं है। अगर ये सेमी सर्किल होता तो हम सीधे निकाल देते πr²/2। बोलो यार, लेकिन ये सेमी सर्किल ये अंडे के शेप का है, ओवल। तो अब इसका एरिया कैसे निकले? डायरेक्ट तो कोई फार्मूला होता नहीं है, तो वहां पर मेथड क्या है? इंटीग्रेशन। अब आप कहोगे सर साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, उसमें भी लिमिट क्या है? 0 to पाई, 0 to पाई, तो ये माइनस कॉस 180 माइनस कॉस 0, तो ये बनेगा माइनस। देखो कॉस 180 की वैल्यू होती है -1 माइनस, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। मैं लिख रहा हूं कॉस 180 डिग्री कितना होता है? -1, और कॉस 0 डिग्री कितना होता है? 1। तो क्या ये वैल्यू 2 आ गई? इसका मतलब ये एरिया कितने यूनिट का?
2 यूनिट का। कुछ समझ में? इंटीग्रेशन का ये मतलब है। और अब जब भी फिजिक्स में कभी मान लो हमें कोई एरिया छोड़ो, मान लो कोई हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना था, अब हम पूरा नहीं निकाल पा रहे थे, तो हमने पहले एक छोटा सा पार्ट किया। छोटा सा पार्ट करने के लिए बोलो डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, और छोटे छोटे सारे पार्ट्स को जब जोड़ेंगे तभी तो पूरा आएगा। तो पूरा बताने के लिए वहां क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। और हमने दोनों मेथड्स सीख लिए। इज इट क्लियर? तो आज फिलहाल यहीं तक रखते हैं।